हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल प्रवेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक लाते रहते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी जानकारी देते रहता हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को हाउ टू चूज प्रायोरिटी कैटेगरी, आपके नौकरी के हिसाब से प्राथमिकता है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपना प्रायोरिटी कैटेगरी चूज करें और आप जो भी जॉब कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी प्राथमिकता क्या होगी। आप अपने बच्चे का फॉर्म फिल करते समय प्रायोरिटी कैटेगरी कौन सा चूज करें जिससे आप लोगों का बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होती है सारे पेरेंट्स के ऊपर। सारे वो अपने हिसाब से अपना प्रायोरिटी कैटेगरी चुनेंगे और उसके बाद उनके बच्चे का एडमिशन के चांस उस हिसाब से ज्यादा होंगे कम होंगे, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केवी के प्रकार। ये देखना है इसलिए जरूरी है क्योंकि केवी दो तरीके से होते हैं और उस हिसाब से अलग अलग प्रायोरिटी होती है। जो एक दूसरे टाइप का केवी होता है उसमें अलग प्रायोरिटी लगती है और पहले टाइप का जो केवी होता है उसमें अलग होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केवी दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। केवी पहला जो है वो केवी अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर और दूसरा केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग IHL। तो एक केवी जो नॉर्मल होता है जो सभी डिस्ट्रिक्ट में होता है और एक केवी होता है जैसे बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे IIT है, भिलाई है या NTPC है, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके एम्प्लॉय जो होते हैं वो देखते हैं, अपने कंपनी वाले देखते हैं कि इनके बच्चे कहाँ पे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए भी केवी खुला रहता है। तो उस कंपनी के अंदर ही केवी रहता है, इसलिए उसमें दूसरी प्रायोरिटी यूज होती है। तो इसलिए दो तरीके से केवी होते हैं। तो प्रायोरिटी कैटेगरी इन केवी, दोनों केवी में प्रायोरिटी कैटेगरी अलग अलग होती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि प्रायोरिटी कैटेगरी दोनों केवी, पहला केवी जो केवी अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर है उसमें अलग, और जो दूसरा केवी है केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग IHL, उसमें अलग अलग टाइप के प्रायोरिटी कैटेगरी होते हैं। तो चलिए हम लोग प्रायोरिटी कैटेगरी दोनों में देख लेते हैं कि पहले केवी में कौन सी प्रायोरिटी किस हिसाब से लगती है और दूसरे केवी में किस हिसाब से प्रायोरिटी लगती है। तो प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर सिविल डिफेंस केवी, तो कैटेगरी 1 जो होता है प्रायोरिटी कैटेगरी सिविल डिफेंस केवी जो होते हैं उसके अंदर जो केवी आता है उसमें कैटेगरी 1 में कौन से पेरेंट्स आते हैं, केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, BSF, ITBT, ETC को प्रथम प्राथमिकता मिलती है। तो कैटेगरी 1 में जो इसमें आते हैं सिविल एंड डिफेंस केवी में, उसमें जो कैटेगरी 1 में आते हैं उसमें जो सेंट्रल लेवल एम्प्लॉय होते हैं वो सारे कैटेगरी 1 में रखे जाते हैं। उसके बाद फिर कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 2 में जो एम्प्लॉय आते हैं वो केंद्रीय PSU कर्मचारी के बच्चे जैसे एम्स, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनलाइज्ड बैंक और इंश्योरेंस कंपनी केवी ETC को द्वितीय प्राथमिकता मिलती है। तो जो सेंट्रल लेवल के PSUs होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं सेंट्रल लेवल के PSUs होते हैं, वो सारे जो आते हैं वो कैटेगरी 2 में, उनके बच्चे कैटेगरी 2 में आते हैं, इसलिए उनको कैटेगरी 2 चूज करना है। अगर आप वहां पे जॉब करते हैं एम्स में, IIT में, जैसे प्रोफेसर वगैरह हैं, उस वहां पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी 2 अपने बच्चे के लिए चूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से कैटेगरी 3 होता है राज कर्मचारी के बच्चे जैसे PWD, एजुकेशन, पुलिस, कोर्ट, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, बैंक को तृतीय प्राथमिकता मिलती है। तो कैटेगरी 3 में कौन आते हैं, जो स्टेट लेवल के एम्प्लॉय होते हैं। जो स्टेट लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उनको कैटेगरी 3 में रखा जाता है। पहले सेंट्रल लेवल, फिर सेंट्रल PSUs, फिर उसके बाद स्टेट। अब उसके बाद कैटेगरी 4 जो आता है वो कैटेगरी 4 किस में आता है, राज PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कॉर्पोरेशन यानी आंगनबाड़ी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, CSPDCL, CSCB आदि को चतुर्थ प्राथमिकता मिलती है। तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल, फिर सेंट्रल लेवल के PSUs जो है, उसके बाद स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल के जो PSUs रहते हैं जैसे यहाँ पे CSPDCL, CSCB है, ये अलग अलग स्टेट में रहते हैं। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है CSPDCL, उसी तरीके से जहां पे जाएंगे तो NTPC कहीं पे है, कहीं पे और कोई है, ये सारे अलग अलग PSUs हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं। तो उस हिसाब से उसमें कैटेगरी 4 में उनके बच्चे आते हैं। तो आप लोगों को अगर इसमें आप लोग जॉब करते हैं स्टेट लेवल के जो कर्मचारी हो तो इसमें आप लोग कैटेगरी 4 चूज कर सकते हैं। फिर होता है कैटेगरी 5, उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग को फिफ्थ या अंतिम प्राथमिकता मिलती है। तो ऊपर जितने भी है सेंट्रल लेवल, फिर PSU सेंट्रल के, फिर स्टेट लेवल, फिर स्टेट लेवल के PSU, उसके बाद जो भी बचता है उन सबको कैटेगरी 5 में रखा जाता है। तो इस तरीके से सिविल एंड डिफेंस केवी में प्रायोरिटी कैटेगरी हो जाती है। लेकिन इसमें यह मतलब नहीं है कि इसमें रिजर्वेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, कैटेगरी के साथ साथ ही रिजर्वेशन चलता है, तो आप लोगों को रिजर्वेशन का भी फायदा मिलता है। उसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को कैटेगरी और रिजर्वेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोग अपने बच्चे का फॉर्म फिल करते समय सही कैटेगरी चुन के आप अपने बच्चे का एडमिशन ले सके। और अगर आप लोग रिजर्वेशन के अंदर आते हैं तो आपको रिजर्वेशन भी साथ साथ चुनना है, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आगे रिजर्वेशन के बारे में भी जानकारी दूंगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर PSUs IHL केवी। फिर जैसे दूसरा कैटेगरी होता है केवी का PSUs IHL केवी जो होता है वो दूसरा केवी होता है, उसमें प्रायोरिटी कैटेगरी अलग तरह का यूज होता है, उसमें प्रायोरिटी कैटेगरी अलग तरीके से मिलती है। तो सबसे पहले इसमें कैटेगरी 1 में किसको रखा जाता है, PSUs IHL PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे एम्स, IIT, NIT, IIM, NTPC आदि।
तो ये जो सारे पीएसयूज हैं उसके अंदर अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी 1 मिलेगा। अगर उसके अंदर जहां पे आप लोग जॉब कर रहे हैं अगर उसी के अंडर में कोई केवी है तो वहां पे आप लोगों को कैटेगरी 1 मिलेगी। आप लोगों को सबसे पहले एडमिशन होगा आप लोगों के बच्चे का। इस तरीके से आप लोगों के बच्चे का एडमिशन आसानी से हो जाएगा। तो अगर आप लोग ट्राई करें कि अगर आप जहां पे जॉब कर रहे हैं अगर उसके अंडर कोई केवी आ रहा है तो उसी में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, वहां पे आपके बच्चे का एडमिशन तुरंत हो जाएगा। फिर होता है कैटेगरी 2, केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, डाक, बीएसएफ, आईटीबीटी, इनकम टैक्स आदि। फिर उसके बाद सेंट्रल लेवल के जो रहते हैं इंप्लॉय उनको कैटेगरी 2 में रखा जाता है। सबसे पहले पीएसयूज को ही रख दिया जाता है, उसके बाद सेंट्रल लेवल के जो इंप्लॉय होते हैं जैसे आर्मी, रेलवे, डाक, बीएसएफ, ये सारे जो सेंट्रल लेवल के जॉब है उनके अंडर अगर आप जो लोग जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को कैटेगरी 2 में रखा जाएगा। आपके बच्चे का जो एडमिशन होगा उसके कैटेगरी 2 के अंडर में आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर है कैटेगरी 3, केंद्रीय पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे जैसे आईएएम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनलाइज्ड बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, केवी, ईटीसी। उसके बाद फिर कैटेगरी 3 रखा जाता है केंद्रीय पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे जो पीएसयूज हैं अलग, जो जिसमें केवी खुला है उसको छोड़ के जो बाकी अलग पीएसयूज हैं उसके अंदर अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आप लोगों को कैटेगरी 3 में आपके बच्चे का एडमिशन होगा। फिर होता है कैटेगरी 4, राज्य कर्मचारी के बच्चे जैसे पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन, पुलिस, कोर्ट, फायर, रेवेन्यू, बैंक, ईटीसी। तो कैटेगरी 4 में कौन आते हैं? जो स्टेट लेवल के इंप्लॉय होते हैं उसमें जो लोग जॉब करते हैं उनके बच्चे को कैटेगरी 4 में रखा जाता है, उसके हिसाब से उसको कैटेगरी 4 में प्रेफरेंस मिलती है। और फिर आता है कैटेगरी 5, राज्य पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कॉर्पोरेशन, आंगनवाड़ी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक आदि। उसके बाद फिर स्टेट लेवल के जो पीएसयूज होते हैं, कुछ पीएसयूज होते हैं जो सेंट्रल लेवल के होते हैं जैसे एनआईटी, आईआईटी, ये सारे सेंट्रल लेवल के होते हैं। बाकी और जो छोटे कंपनी होते हैं वो स्टेट लेवल के पीएसयूज होते हैं। स्टेट लेवल के पीएसयूज बहुत होते हैं, हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पीएसयूज रहते हैं, तो उनको कैटेगरी 5 में रखा जाता है। उनके बच्चे को प्रेफरेंस कैटेगरी 5 में दिया जाता है। कैटेगरी 4 तक हो जाता है एडमिशन, उसके बाद फिर कैटेगरी 5 में दिया जाता है। लेकिन अगर आप कैटेगरी 5 में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। अगर आप कैटेगरी 5 में आते हैं और आपके बच्चे का रिजर्वेशन है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ऐसा कुछ आप लोगों के पास है तो आप लोगों को कैटेगरी 1 के साथ भी एडमिशन मिल सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। मैं आप लोगों को कैटेगरी 1 में जो बच्चे हैं उनके साथ भी आप लोगों का, अगर आप लोग कैटेगरी 5 में आते हैं तो कैटेगरी 1 वाले के बच्चे के साथ एडमिशन करा के भी दिखाऊंगा। उसके बाद आता है कैटेगरी 6, उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग। इतने जो कैटेगरी 5 तक जब सभी हो जाते हैं उसके बाद जो बचते हैं वो सारे उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग में कैटेगरी 6 में प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको कैटेगरी 6 में रखा जाता है। फिर होता है प्रायोरिटी कैटेगरी एंड वैलिड ट्रांसफर। बहुत सारे लोगों का ये रहता है डाउट कि वैलिड ट्रांसफर क्या होता है और प्रायोरिटी कैटेगरी और वैलिड ट्रांसफर क्या रिलेशन है एक दूसरे से, प्रायोरिटी कैटेगरी और वैलिड ट्रांसफर एक दूसरे से क्यों रिलेट करते हैं। तो इसको इसलिए मैं शामिल किया हूं, तो चलिए इसको देखते हैं। प्रायोरिटी एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी और नंबर ऑफ ट्रांसफर किस हिसाब से वैरी करता है। केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का एडमिशन प्रायोरिटी और पिछले 7 सालों में माता पिता अभिभावक के ट्रांसफर के अनुसार होता है। जिनका जितना ज्यादा ट्रांसफर उनके बच्चे के एडमिशन के उतने ज्यादा चांस। जैसे सबसे पहले कैटेगरी 1 और उनमें भी ऐसे माता पिता के बच्चे जिनका ट्रांसफर सबसे ज्यादा हुआ है का एडमिशन होगा। तो अगर आप कैटेगरी 1 में आ रहे हैं लेकिन आपका ट्रांसफर एक भी नहीं हुआ तो हो सकता है आपका फिर भी आपके बच्चे का एडमिशन ना हो, तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रांसफर भी इसमें माना जाता है, उससे भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पिछले 7 साल में अगर आपका एक भी ट्रांसफर हुआ है तो आप लोग अपने बच्चे का फॉर्म फिल करते समय उसको जरूर मेंशन करें। और मैं इसमें वैलिड ट्रांसफर भी बताऊंगा, वैलिड ट्रांसफर क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर ट्रांसफर हुआ है तो उसको मेंशन करना है, और कौन से मेंशन करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोग प्रायोरिटी कैटेगरी 1 में भी आ रहे हैं और आपका सबसे ज्यादा ट्रांसफर हुआ है तो सबसे पहला बच्चा आपका एडमिशन जो लेगा सबसे पहला बच्चा रहेगा, उसके बाद फिर कैटेगरी 2 या कैटेगरी 1 में जो आगे और सारे लोग अप्लाई करेंगे उनका होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रांसफर भी इसमें बहुत मायने रखता है, उसमें प्रेफरेंस मिलता है अपने बच्चे को। तो अगर आप लोगों का ट्रांसफर हुआ तो उसको जरूर मेंशन करिए। तो हम लोग देख लेते हैं वैलिड ट्रांसफर। केयू में एडमिशन के लिए ऐसे ट्रांसफर को वैलिड ट्रांसफर यानी गिना जाने योग्य मानते हैं जो पिछले प्लेस ऑफ पोस्टिंग से कम 20 किलोमीटर दूर हो और एक जगह पर ठहरने की अवधि मिनिमम 6 माह हो। तो इसमें आप लोगों को कौन सा ट्रांसफर मेंशन करना है, वैलिड ट्रांसफर कौन सा होगा वो मैं इसमें आप लोगों को बता रहा हूं कि जो भी आप लोगों का ट्रांसफर हुआ हो, जैसे आप लोग कहीं एक जगह जॉब कर रहे हैं उसके बाद आप लोगों का ट्रांसफर हो गया और आप लोग वहां पे चले गए, अब वो 20 किलोमीटर दूर है। जो पहला आपका ऑफिस था उसके बाद जो अभी नया ट्रांसफर होने के बाद जो ऑफिस है उसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर से दूर हो, कम से कम 20 किलोमीटर रहना चाहिए। उसके बाद आप जब नए ऑफिस में गए हैं वहां पे 6 महीने तक आपने जॉब किया है। अगर आप लोगों का 2 महीने में ट्रांसफर हो गया फिर से तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आप लोगों का 6 महीने तक अगर आप लोग कहीं भी एक जगह जॉब कर रहे हैं तब वो एक वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, उसको आप लोग जरूर मेंशन करिएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे आप लोग प्रायोरिटी कैटेगरी 3 में भी आ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ ट्रांसफर आप लोगों का ज्यादा हुआ है तो आप लोग कैटेगरी 1 में जो बच्चे हैं उनके साथ भी आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, ये चांसेस बन जाते हैं वैलिड ट्रांसफर से। तो आप लोग अगर ट्रांसफर हुआ है और वो ट्रांसफर वैलिड है, मतलब 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर ट्रांसफर हुआ हो और वहां पे आप लोगों ने 6 महीने तक जॉब कर लिया हो तो आप लोगों का वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा।
आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा, आपके बच्चे का एडमिशन जल्दी होगा। तो ये होता है वैलिड ट्रांसफर। अब हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी एंड रिजर्वेशन। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रायोरिटी और रिजर्वेशन दोनों साथ साथ चलता है। कैटेगरी 3 वाले बच्चे का एडमिशन कैटेगरी 1 वाले बच्चे के साथ भी हो सकता है अगर आप लोग रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं तो प्रायोरिटी एंड रिजर्वेशन में देखेंगे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रायोरिटी और रिजर्वेशन एक साथ चलते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 और 2 को लेंगे, लेकिन आरक्षण का ध्यान रखते हुए। जैसे तो इसमें आप लोग कैटेगरी 1 और 2 के ले लिए। जैसे अब हम लोग उसमें देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 ओबीसी को 27% आरक्षण है। अब 100 सीट में यदि कैटेगरी 1 2 से 27 बच्चे ओबीसी के नहीं मिलते हैं, जैसे उन्होंने कैटेगरी 1 के बच्चे को पूरा ले लिया और कैटेगरी 2 के बच्चों को ले लिया। अब वो देखेंगे कि कैटेगरी 1 और 2 से क्या 27 बच्चे मिल गए। अगर 100 सीट है तो जनरली 100 सीट नहीं रहता, ये मैं मान के चल रहा हूं कि 100 सीट है और 27% होता है तो 27 होता है। तो अगर 27 बच्चे कैटेगरी 1 और 2 से मिल गए हैं तब वो तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर नहीं मिले हैं तो कैटेगरी 1 वाले को छोड़ के वो लोग कैटेगरी 3 में जाएंगे। वहां पे देखेंगे कि ओबीसी का जो बच्चा है वो भले ही कैटेगरी 3 में है और कैटेगरी 1 वाला बच्चा बचा हुआ है तो कैटेगरी 3 वाले बच्चे को ले लेंगे, कैटेगरी 1 वाले बच्चे को नहीं लेंगे। तो इस तरीके से प्रायोरिटी और रिजर्वेशन दोनों एक साथ चलते हैं। और अगर कैटेगरी 3 में भी नहीं मिल रहा है तो कैटेगरी 4 से उठाएंगे, कैटेगरी 5 से लेंगे। लेकिन जब तक 27% जो सीट रहेंगी वो फिल नहीं हो जाती तब तक कैटेगरी 1 वाले बच्चे को नहीं लेंगे, कैटेगरी 2, 3, 4, 5 से लेंगे जो भी ओबीसी वाला रहेगा। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 2, इसी तरह से एससी के बच्चे को 15% रिजर्वेशन है तो इसमें से केवल एससी के बच्चे के लिए जाएंगे। पहले कैटेगरी 1 से एससी के बच्चे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 के एससी के बच्चे, यानी केवी में रिजर्वेशन प्रायोरिटी के साथ लागू होता है। तो जैसे एससी जो होता है, एससी लोग जो एससी के अंडर आते हैं उनको 15% रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप कैटेगरी 3 में है लेकिन एससी है तो कैटेगरी 1 वाला बच्चा जो जनरल वाला रहेगा उसको नहीं लेंगे, कैटेगरी 3 में जो एससी वाला बच्चा रहेगा उसको लेंगे। उसके बाद फिर कैटेगरी 1 में अगर सीट खाली रहे तो कैटेगरी 1 वाले बच्चों को लेंगे। तो इस तरीके से अगर फिल हो गया है कैटेगरी 1 वाले को बच्चों के लिए और 15% फिल हो गया तो कैटेगरी 2 में नहीं जाएगा, कैटेगरी 1 के जनरल वाले के बच्चे को ले लेगा, क्योंकि 15% जो सीट रहेगी एससी के लिए वो फिल हुई रहेगी कैटेगरी 1 वाले बच्चों से ही। तो अब देखेंगे हाउ टू चूज प्रायोरिटी। सबसे पहले पता करें कि आपका केवी किस प्रकार का है, यानी जिसे मैंने पहले ही बता दिया है कि केवी 2 तरीके से होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले पता करना है कि आप अगर पीएसयूज में जॉब करते हैं तो उस हिसाब से आपका कौन सा कैटेगरी होगा, और जहां पे आप लोग अपने बच्चे का केवी में अप्लाई करना चाहते हैं वो कौन सा केवी है, यानी केवी अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर या केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आईएचएल। तो 2 तरीके के केवी होते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कौन से केवी के अंडर आप लोग बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, उस हिसाब से आप लोग पहले चूज कर लीजिए। फिर ऊपर दोनों तरह के केवी की प्रायोरिटी बताई गई है, ऊपर बताए गए अनुसार ही अपनी प्रायोरिटी कैटेगरी चुने। ऊपर मैंने बताया था कि केवी अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर और केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आईएचएल में किस तरीके से प्रायोरिटी लागू होती है। तो उसके अंडर आप लोग जिस तरीके से आते हैं उस हिसाब से अपना प्रायोरिटी कैटेगरी चुन सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कैटेगरी फाइंडर टूल दिया रहता है, आप उसका भी उपयोग करके कैटेगरी चुन सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करने लगेंगे केवी का तो उसमें कैटेगरी फाइंडर टूल भी दिया रहता है कि आप लोग अपना जॉब चुनिए, आप लोग अपना पीएसयू जहां पे आप लोग जॉब करते हैं उस हिसाब से चुनिए कि ये पीएसयू कौन सा कैटेगरी के अंदर आता है, उस हिसाब से आप लोग अपना कैटेगरी चुन लीजिएगा। उसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन में उसके हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से रिजर्वेशन, प्रायोरिटी और कैटेगरी किस तरीके से चुना जाता है मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे हम सारे अपडेट आपको केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड लाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।